क्या एक कुत्ता एक डूबती हुई कंपनी को बचा सकता है? सुनकर बकवास सी बात लग रही होगी, पर एक कुत्ते ने वाकई उस कंपनी को डूबने से बचाया था जिसके कार्टून्स और शोज आप आज तक देखते आ रहे हैं। द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड, लूनी ट्यून्स, टॉम एंड जेरी, स्कूबी डू और हैरी पॉटर, जिसे देखकर तो एक पूरी पीढ़ी बड़ी हुई है। 300, डार्क नाइट, सुपरमैन, ग्रेविटी, इंसेप्शन, इन सारी फिल्मों के पीछे खड़ा रहने वाला एक स्टूडियो वार्नर ब्रदर्स। इस कंपनी को एक जमाने में हॉलीवुड स्टूडियो का बेताज बादशाह कहा जाता था। हॉलीवुड आज वार्नर ब्रदर्स पर इतना निर्भर है कि अगर ये स्टूडियो कल को गायब हो जाए तो पूरी अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री एकदम लंगड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आज की हॉलीवुड की कमाई कंटेंट और कल्चर इसी एक छत के नीचे से डिक्टेट होता है। लेकिन हॉलीवुड की यही कंपनी बिकने जा रही है और इसे खरीदना चाहती हैं दो कंपनियां, नेटफ्लिक्स और पैरामाउंट। क्यों वार्नर ब्रदर्स को खरीदने के लिए नेटफ्लिक्स और पैरामाउंट लड़ रहे हैं? अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस डील के बीच में क्यों आ रहे हैं? और क्या वार्नर ब्रदर्स बिकने से हॉलीवुड खत्म हो जाएगा? यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो, मैं रिया हूँ और आप खबरगांव देख रहे हैं। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ कि वार्नर ब्रदर्स की शुरुआत कैसे हुई। कहानी शुरू होती है चार भाइयों से, हैरी, एल्बर्ट, सैम और जैक वार्नर। ये पोलैंड से अमेरिका आए थे और शुरू में छोटी मोटी फिल्में दिखाने का काम करते थे। 1900 के दशक की शुरुआत में उन्होंने एक छोटा सा थिएटर खरीदा। यहाँ खुद फिल्में दिखाने लगे। धीरे धीरे उन्होंने समझ लिया कि भविष्य फिल्मों का ही है। इसलिए 1923 में उन्होंने आधिकारिक रूप से वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की नींव रखी। उसी समय हॉलीवुड बढ़ रहा था और वार्नर भाइयों ने एक बड़ा कदम उठाया, साउंड वाली फिल्में बनाने का। जी हाँ, उस जमाने में फिल्मों में आवाज नहीं होती थी क्योंकि साउंड रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग या डबिंग जैसी चीजें आना बाकी थी। वार्नर ब्रदर्स ने इस गुंजाइश को पकड़ लिया कि भविष्य बोलती फिल्मों का होगा, तो उन्होंने पहला कदम भी रखा। 1927 में उन्होंने द जैज सिंगर रिलीज की, जो हॉलीवुड की पहली टॉकी फिल्म बनी। टॉकी माने बोलने वाली फिल्म। यहीं से फिल्मों और फिर सिनेमा के लिए टॉकीज शब्द चलन में आया। इससे वार्नर ब्रदर्स बहुत फेमस हो गए और कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी। 1930 से 50 के बीच वार्नर ब्रदर्स ने क्राइम, ड्रामा और कार्टून फिल्मों में अपना नाम कमाया। इसी दौरान लूनी ट्यून्स बने। 1950 से 80 के समय में टीवी का दौर शुरू हुआ, तो वार्नर ब्रदर्स ने खुद को नए समय के साथ ढाल लिया। उन्होंने टीवी शो बनाने शुरू कर दिए। 1990 के दशक में कंपनी ने बड़ी फ्रेंचाइजी शुरू की, जैसे बैटमैन, हैरी पॉटर, द मैट्रिक्स, मेजरली डीसी कॉमिक्स। इसके बाद 2018 में वार्नर ब्रदर्स को AT&T ने खरीदकर वार्नर मीडिया बना दिया और उसके बाद 2022 में डिस्कवरी के साथ इसका मर्ज हुआ और बन गया वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी। अब WD के पास HBO, DC फिल्म्स, कार्टून नेटवर्क, डिस्कवरी, CNN और कई बड़े स्टूडियोज हैं। मतलब बीते सालों में मर्जर और एग्जीबिशन से वार्नर ब्रदर्स लगातार बड़ी होती गई और अब ये फिर बिकने जा रही है। कंपनी के हिस्से बेचने या नई डील करने की चर्चा शुरू हो गई। इस कारण नेटफ्लिक्स और पैरामाउंट जैसी कंपनियां इसे खरीदने के लिए आगे आ गई। अब इन दो कंपनियों को लेकर क्या डील है? शुरुआत में नेटफ्लिक्स सिर्फ जानकारी जुटाने के लिए वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के बिजनेस मॉडल को समझ रहा था, लेकिन ये छोटी सी पड़ताल धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पिछले 10 साल के सबसे बड़े मीडिया सौदों में बदल गई। अब तक नेटफ्लिक्स ये कह रहा था कि वो कोई बड़ा हॉलीवुड स्टूडियो खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन 21 अक्टूबर 2025 को हालात बदल गए। कैसे? वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के ऑक्शन की वजह से। इसी दौरान नेटफ्लिक्स ने देखा कि वार्नर ब्रदर्स की लाइब्रेरी माने पुराने फिल्में, शो और क्लासिक कंटेंट नेटफ्लिक्स के लिए बहुत कीमती हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में 80% व्यूइंग पुराने कंटेंट से ही आती है। इसलिए नेटफ्लिक्स को उसमें बड़ा फायदा दिखा। नेटफ्लिक्स के लिए वार्नर ब्रदर्स का बिजनेस मॉडल बढ़िया था। एक तो उसका फिल्म स्टूडियो, दूसरा थिएटर रिलीज और प्रमोशन यूनिट और तीसरा HBO और HBO Max जैसी स्ट्रीमिंग सर्विसेज। नेटफ्लिक्स को यही लगा कि वो अपनी एक्सपर्टीज से HBO Max को तेजी से बढ़ा सकता है। और सोने पे सुहागा तो तब हो गया जब WBD ने जून में ऐलान कर दिया कि वो खुद को दो अलग कंपनियों में बांटेगा, जिससे नेटफ्लिक्स को उसके स्टूडियो और स्ट्रीमिंग यूनिट को अलग से खरीदने का भी मौका मिल गया। अब पिक्चर में एक और कंपनी आई, पैरामाउंट, अमेरिका की बड़ी और पुरानी एंटरटेनमेंट कंपनी जो फिल्मों, टीवी चैनलों, स्ट्रीमिंग सर्विस और न्यूज जैसी कई चीजों का बिजनेस चलाती है। इससे पहले वायाकॉम CBS कहा जाता था, बाद में नाम बदलकर इसका पैरामाउंट ग्लोबल रखा गया। पैरामाउंट ने सितंबर में ही वार्नर ब्रदर्स को बड़ा ऑफर दे दिया, यानी दो हिस्सों में बंटने वाली बात से पहले ही। ऐसा क्यों किया गया? पैरामाउंट को डर था कि अगर वार्नर ब्रदर्स दो हिस्सों में बंट गए तो नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां पहले ही उन्हें खरीद लेंगी। लेकिन पैरामाउंट के ऑफर्स को वार्नर ब्रदर्स ने खारिज ही कर दिया। 3 ऑफर्स दिए थे उन्होंने और तीनों को खारिज कर दिया गया। अब ऑफर की लास्ट डेट 1 दिसंबर थी। पैरामाउंट को जवाब नहीं मिला।
इसी बीच नेटफ्लिक्स की टीम हर दिन मीटिंग कर रही थी। थैंक्स गिविंग की छुट्टियों में ऑफर तैयार किए जा रहे थे। WBD यानी कि वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी का बोर्ड भी लगातार मीटिंग कर रहा था। आखिर में नेटफ्लिक्स ने जो ऑफर दिया वो एक लौता ऑफर था जिसे वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने पूरा और भरोसेमंद माना। नेटफ्लिक्स ने लगभग $82.7 बिलियन का ऑफर दिया, यानी 7,44,300 करोड़, जिस पर सहमति दी गई। इस डील के बाद नेटफ्लिक्स को वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी की सबसे कीमती कंपनियां मिल जाएंगी, जैसे कि वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो। नेटफ्लिक्स को HBO भी मिल जाएगा, वो चैनल जिसने दुनिया के सबसे चर्चित शो बनाए हैं। तीसरा, पुराना और बेहद कीमती टीवी आर्काइव्स। नेटफ्लिक्स के हाथ एक टीवी लाइब्रेरी भी लग जाएगी जिसमें बहुत सारे क्लासिक शो शामिल हैं। इनमें वो शोज भी हैं जो हमेशा स्ट्रीमिंग पर टॉप पे रहते हैं, जैसे फ्रेंड्स, द बिग बैंग थियरी, गेम ऑफ थ्रोन, सोप्रानोस, द वायर। फ्रेंड्स इस साल के अंत में नेटफ्लिक्स से हटने वाली थी, लेकिन इस सौदे के बाद अब ये नेटफ्लिक्स की लाइब्रेरी में वापस आ जाएगी। अब नेटफ्लिक्स के साथ ये डील होने जा रही थी, पर इस डील के बाद पैरामाउंट ने वार्नर ब्रदर्स को नेटफ्लिक्स से भी बड़ा ऑफर दे दिया, पर ये ऑफर थोड़ा अलग था। कंपनी के CEO डेविड एलिसन ने सीधे वार्नर ब्रदर्स के शेयर होल्डर्स के पास जाकर एक हॉस्टाइल टेक ओवर की कोशिश शुरू कर दी। अब ये क्या है? इसका मतलब जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को उसके मैनेजमेंट की मंजूरी के बिना खरीदने की कोशिश करे, यानी कि सीधे शेयर खरीदने की पेशकश करे। ये मामूली सौदे से थोड़ा अलग है, जिसमें दोनों कंपनियां मिलकर सौदा तय करती हैं। पैरामाउंट ने वार्नर ब्रदर्स की पूरी कंपनी की कीमत करीब $108.4 बिलियन लगाई है। वो $30 पर शेयर के ऑफर का भी प्रस्ताव दे रहा है। माने टेक ओवर सक्सेसफुल रहा तो शेयर होल्डर्स को $30 प्रति शेयर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। पैरामाउंट वार्नर ब्रदर्स के पूरे बिजनेस पर कंट्रोल चाहता है और उसका मानना है कि नेटफ्लिक्स के मुकाबले ये डील ज्यादा फायदेमंद है। और दोनों कंपनियां वार्नर ब्रदर्स को खरीदना क्यों चाहती हैं? सिंपल सी बात है, वार्नर ब्रदर्स 100 साल पुरानी है, यानी फिल्मों और शोज का बहुत बड़ा खजाना है। लेकिन स्ट्रीमिंग के दौर में फिल्म और टीवी इंडस्ट्री बदल गई है। इसी वजह से वार्नर ब्रदर्स पर आर्थिक दबाव बढ़ चुका है। ऐसे में नेटफ्लिक्स, जिसके पास 300 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं, और अगर वार्नर ब्रदर्स का स्टूडियो और स्ट्रीमिंग बिजनेस वो खरीद लेता है तो उसके पास फिल्मों और कंटेंट का एक बहुत बड़ा स्टॉक हो जाएगा। इससे उसके मुकाबले में आने वाली कंपनियों को वार्नर ब्रदर्स का कंटेंट खरीदने का मौका ही नहीं मिलेगा। वहीं पैरामाउंट का मकसद है नेटफ्लिक्स और डिज्नी जैसे दिग्गजों के सामने टिक पाना। पैरामाउंट के CEO डेविड एलिसन के पास पैरामाउंट स्टूडियोज पहले से है। अब वो HBO मैक्स के 120 मिलियन ग्राहकों को अपने तकरीबन 80 मिलियन ग्राहकों में जोड़ना चाहते हैं, ताकि उनकी कंपनी का कंज्यूमर बेस बढ़ सके। अगर दोनों कंपनियां मिलती हैं तो पैरामाउंट को अपने टीवी चैनल जैसे कि निकलोडियन, CBS और कॉमेडी सेंट्रल को भी मजबूत करने में मदद मिलेगी। वार्नर ब्रोस जुड़ने पर CNN, फूड नेटवर्क और भी उनके पास आ जाएंगे। अभी लड़ाई इतनी बड़ी हो गई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की नजर भी इस पर टिकी हुई है। ट्रंप को लगता है कि इस डील का असर उन पर भी पड़ सकता है, इसलिए वो खुद इस मामले में दखल देने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि वो नेटफ्लिक्स के डील पर सरकारी मंजूरी के लेवल पर दखल देंगे। आमतौर पर व्हाइट हाउस ऐसे फैसलों से दूरी बनाए रखता है, लेकिन ट्रंप ने खुद को बीच में ला दिया। जब ट्रंप से पूछा गया कि वो किसका समर्थन करेंगे तो उन्होंने साफ साफ कहा कि इनमें से कोई भी मेरा खास दोस्त नहीं है और वो बस सही काम करना चाहते हैं, जो वो हमेशा से कहते आए। ट्रंप की इस दखल अंदाजी को दिलचस्प इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि वो लैरी एलिसन के काफी करीब है। अब लैरी एलिसन कौन है? लैरी एलिसन का बेटा डेविड एलिसन आज पैरामाउंट का CEO है। इसके अलावा पैरामाउंट के दस्तावेजों में यह भी खुलासा हुआ है कि जेरेड कुशनर, जो ट्रंप के दामाद हैं, वो भी इस खरीद में एक पार्टनर के रूप में जुड़े हुए हैं। ट्रंप के मुताबिक नेटफ्लिक्स की डील एक मोनोपोली बना देगी, पर सिर्फ ट्रंप ही नहीं, फिल्म प्रेमी भी इस डील को नहीं होने देना चाहते, क्योंकि उनके मुताबिक कहीं थिएटर का अनुभव धीरे धीरे खत्म ना हो जाए। सालों तक हम सबने सोचा कि फिल्म थिएटर हमेशा रहेंगे, भले ही फॉर्म बदल जाए, सिंगल स्क्रीन, मल्टीप्लेक्स, मॉल थिएटर, लेकिन कोविड के दौरान बंद हुए थिएटर और घर पर बैठकर OTT देखने की बढ़ती आदत ने इस भरोसे को हिला दिया। दूसरा, नेटफ्लिक्स का मॉडल ज्यादातर पुराने क्लासिक सिनेमा पर ध्यान नहीं देता। वो बड़ी थिएटर रिलीज को भी बहुत कम प्रमोट करते हैं। इसलिए फिल्म प्रेमियों को ये डर है कि इस सौदे से और ज्यादा फिल्में या थिएटर रिलीज कम हो सकती है। वार्नर ब्रदर्स ने 2025 में ही शानदार काम किया था। माइनक्राफ्ट मूवी ने युवाओं को खींचा, सुपरमैन ने फ्रेंचाइजी को फिर से मजबूत किया, कई ओरिजिनल फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन किया और उनकी बारबी अभी भी सबसे बड़ी हिट है। यानी स्टूडियो कंटेंट के हिसाब से सफल था, थिएटर जाने के कल्चर को भी बनाए रखता था। पर चिंता ये है कि अब ये टेक कंपनियां और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म थिएटर की ही जगह लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ घर बैठकर देखा जाए और इसके लिए बेचे जाएंगे सब्सक्रिप्शन। ऐसे में आर्ट और बिजनेस का मेल कभी बहुत आसान नहीं रहा। 100 साल से हॉलीवुड किसी तरह दोनों को साथ चलता लेकर भी आया है। स्ट्रीमिंग की आंधी में ये हमेशा के लिए ना बदल जाए, यही डर अमेरिका को सता रहा है।
आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे सर्वेश, आप देखते रहिए खबर गाँव।